दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अंशु नैथानी और हम जुड़ रहे हैं पब्लिक इंडिया के मंच पर। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम चर्चा करते हैं देश के बड़े राजनीतिक मुद्दों की और उसका असर पूरे देश भर में क्या होगा। बात हम करेंगे छात्रों की गूंज प्रयागराज में जिस तरह का कार्यक्रम हुआ, क्या उसकी गूंज संसद तक भी सुनाई देगी और क्या संसद में सरकार की साख दांव पर लगी हुई है। और जिस तरीके का माहौल पूरे देश भर में बना हुआ है, सवाल पूछे जा रहे हैं और संसद इतने दिनों से खामोश है। जिन नेताओं के आने का इंतजार है वो आ नहीं रहे, क्या वो आएंगे और जवाबदेही लेंगे? क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, दोनों ही पार्टियों ने व्हिप जारी की है और क्या होगा संसद में ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात, 20 जुलाई के बाद देश का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। 20 जुलाई 2026 देश के इतिहास में वो तारीख है जिसे कहा जाएगा कि इस हुकूमत के प्री 20 जुलाई एरा और पोस्ट 20 जुलाई एरा में विभाजित किया है। एक तरफ डर का माहौल था, शासन तंत्र अपने तरीके से काम कर रहा था और 20 जुलाई के बाद पूरा माहौल बदल गया। एक व्यक्ति कहता था, राहुल गांधी डरो मत डरो मत डरो मत, और अब उसके साथ जेनजी आवाज मिलाकर यही कह रहे हैं, डरो मत, अपना हक मांगो। और उनकी आवाज संसद में भी प्रतिध्वनित हो रही है। हमारे साथ आज दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शीतल पी सिंह जी हैं जो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी टिप्पणियां आप सुनते ही रहते होंगे हर रोज। और हमारे साथ शंकर अनिमेष जी हैं। शंकर अनिमेष वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2.5 साल का इनका अनुभव है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में इनकी अच्छी पकड़ है। और साथ ही कहा जाए कि अगर देश में जो कुछ चुनिंदा गंभीर पत्रकार हैं तो उनकी अग्रिम पंक्ति में जो है उनमें मैं शंकर जी को जरूर शामिल करना चाहूंगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शीतल जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप प्रयागराज में थे और आपने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम भी वहां पर प्रयागराज में मौजूद होकर देखा, तो क्या लग रहा है कि इस वक्त जो देश में सब कुछ चल रहा है, वर्तमान व्यवस्था जो देश की है, जो हालात है और सरकार जिस तरह से इन सब चीजों से असहज है, क्या वो आज संसद जब शुरू होगी तो वहां पर भी ये प्रतिध्वनित होगा? नहीं, बिल्कुल होता है। जब देखिए, अगर सड़क गर्म रहती है तो फिर संसद में नियंत्रण हो ही जाता है। पुरानी कहावत है लोहिया जी के जमाने से। तो सड़क गर्म है इस समय और लगातार आंदोलनों का माहौल बना हुआ है। कल की जो सभा रही बहुत इलेक्ट्रीफाइंग थी, हजारों लोग थे। उसे पॉलिटिकल लोग लाखों कह सकते हैं। जितने लोग संभव हो सकता था, लगता है सब वहां थे। कोई बसों से ढोके नहीं लाए गए थे, कोई उस तरह से नहीं। खुद हाँ, कांग्रेस के बहुत सारे नेतागण विभिन्न जिलों के, जो उत्तर प्रदेश में छीण हो चुकी है बहुत, जरूर आए थे। उनमें भी जोश आ रहा है। राहुल गांधी की पहलकदमी से उनको कुछ भरोसा लग रहा है, तो उधर वो लोग भी कई जिलों से, कई जगहों से आए थे, वो सही है। लेकिन जो मूल भीड़ थी वो तो छात्रों नौजवानों की थी और वो बहुत ही उत्साह से भरी हुई थी, जोश से भरी हुई थी। और राहुल गांधी ने उसको पहुंच के जिस तरह से संबोधित किया, जैसा उनका आयोजन था, बहुत, हालांकि मौसम खराब था, नीचे पानी बहुत भरा हुआ था चारों तरफ, उस जिस मैदान में ये सब हुआ है। मैदान मिलेगा कि नहीं, इसको लेके विवाद चलता रहा 1 हफ्ते तक। ठीक 2 दिन पहले उस पर स्वीकृति मिली, कुछ शर्तें वर्तें लगी थी, लेकिन सब वहां टूट गई, ध्वस्त हुई लगी। और जैसे इलाहाबाद में इस तरह की राजनीतिक सभाएं होती हैं तो लोगों ने याद किया कि बहुत समय बाद इस तरह की कोई सभा हुई। ये सब उस माहौल की ओर इशारा कर रहा है जो देश में पैदा हो चुका है। देश में एक कह सकते हैं जनरोष का माहौल है। लोग नाराज हैं, जो परिस्थितियां उनके चारों तरफ है। आर्थिक विषमता साधारण रूप से बढ़ गई है। बहुत थोड़े से लोगों के हाथ में ज्यादातर चीजें संकेंद्रित हो गई हैं। रोजगार पैदा हो नहीं पा रहे हैं। जो हमारे सूचकांक हैं उनके अनुसार अब कोई जादू करना भी संभव नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग स्लगिश और नीचे आई है। तो फिर कोई एरिया कौन सा है? और जो हमारा एमएसएमई था, वो जब से हमने ये रुपए नोट बदली किया था, नोटबंदी, उसके बाद से उसमें सांस बहुत कोशिश की गई, बहुत नारे दिए गए, बहुत इधर उधर आंकड़ेबाजी की जाती है, लेकिन सड़क पे वो, क्योंकि एक बहुत बड़े असंगठित क्षेत्र के लोगों को वो रोजगार देता था, उसमें जब कमी आई और उसमें परेशानी हुई और उसमें बहुत सारा मंदी आई, तो उससे और लोग बेरोजगार हो गए।
जो उस तरह से अध्ययनशील आंकड़े हैं वो हर 65% ग्रेजुएट को बेरोजगार बताते हैं। मुझे लगता है ये संख्या और ज्यादा है और विभिन्न राज्यों के हिसाब से ये अलग तरह से प्रतिध्वनित होती है। कुछ राज्य जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो $4,000 प्लस वाले हमारे कुछ राज्य हैं, दक्षिणी राज्य खासकर, और महाराष्ट्र, इन सबको छोड़कर, गुजरात, इन सबको छोड़कर ज्यादातर जगहों में देश में मुझे लगता है कि एक तो उनकी माली हालत भी नीचे है और रोजगार की संभावनाएं वहां बहुत कुंद है। तो बहुत गुस्सा है। तो जो बच्चे पढ़ लिख के निकल रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके गार्जियन, अब पैसा भी बहुत लगने लगा है, हर चीज में पैसा बढ़ा दिया गया, यूनिवर्सिटीज वगैरह की फीस बहुत है। जैसे इलाहाबाद में गया तो वहाँ जो बच्चों से बात होती थी तो उसमें बहुत सारे बच्चे 3 व्हीलर वगैरह चला के अपनी पढ़ाई पूरा कर रहे हैं। वो जो बिजली का होता है ना, 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा, वो चलाते हैं। ट्यूशन व्यूशन करते थे, लेकिन अब सब बच्चे ट्यूशन करने लगेंगे तो उतने पढ़ने वाले बच्चे कहाँ से मिलेंगे। तो वो सब चीजें जो सब थी उनकी पढ़ाई की, वो सब नहीं हो पा रही है और उसमें सब बहुत तनाव और कठिनाई में है। तो ऐसे में एक जनरोष पैदा हो गया है देश में और ये बढ़ रहा है लगातार, और ये उन सीमाओं को भी तोड़ रहा है जो राजनीति ने तय कर रखी थी, जाति की, धर्म की और अन्य चीजों की। दूसरे जो सांप्रदायिकता वगैरह का विभाजन राजनीति में सफलता की कुंजी माना जा रहा था, वो सब चीजें चुनौती पर है। तो ये इस वातावरण में ये सभा हुई। जी शंकर जी, शीतल जी जो बता ही रहे हैं कि आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और आक्रोश का ही दबाव है कि संसद में जो दो महत्वपूर्ण नेता हैं जिनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, जवाबदेही देनी चाहिए कि छात्रों पर पैलेट गन क्यों चली और बहुत सारे जवाब देने चाहिए, वो आ नहीं रहे हैं। 16 दिन से अधिक बीत गए, 3 ही दिन बचे। आपको क्या लगता है कि केवल इनके पास बहुमत है, नंबर्स हैं, तो इनको लगता है कि बहुमत के दम पर अगर लोगों को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन क्या लंबे समय तक लोगों को सिर्फ आंकड़ों पर और बहुमत के दम पर इग्नोर करके चला जा सकता है? क्या सरकार अपनी साख अब संसद में बचा पाएगी? क्या लग रहा है आज, क्या वो सामना करेंगी आज संसद का? जी, अनम्यूट कर लीजिए। जो विपक्ष लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि अमित शाह को हाउस में आना चाहिए, तो आज जो संसद का लिस्टेड अगर एजेंडा, जो बिजनेस हम जिसकी बात करें, तो उस लिस्टेड बिजनेस में सरकार ने 4 बिल लगाए हैं पार्लियामेंट में, और जिसमें कि कई सारे ऐसे बिल हैं जो कि अमित शाह के डिपार्टमेंट का है, यानी कि अमित शाह सदन में होंगे। अगर सदन में नहीं होंगे और अगर राज्य मंत्री उनकी जगह कोई बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो वो एक अलग बात होगी, जिसमें कि केरल का जो नाम बदलने का केरलम बिल है, इसके अलावा एनजीटी और उसके जो ट्रिब्यूनल वाला बिल है, काफी इंपॉर्टेंट बिल है। तो ऐसे कई सारे बिल हैं जिसमें कि अमित शाह को एक बिल में प्रेजेंस रहना पड़ सकता है। तो अगर अमित शाह हाउस में आते हैं उस बिल के दौरान, अगर स्टेट मिनिस्टर भी प्रेजेंट करता है, लेकिन अगर अमित शाह आते हैं तो एक तरह से वो वाली बात, जो डेडलॉक वाली बात है, हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत नरमी आए। लेकिन जो बड़ा सवाल है, जिस सवाल का आपने जिक्र किया, कि अगर पिछले एक हफ्ते में आप देखें कि ट्रेजरी बेंचेज किस तरह से बिहेव कर रहा है पार्लियामेंट में, तो उसमें मुझे एक काफी जिसको कहते हैं सिग्निफिकेंट चीज नजर आ रहा है। आप याद कीजिए कि 12 साल में कभी भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर राहुल गांधी से मिलने नहीं गए, उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने 4 व्यक्तियों के साथ में, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल बैठे हुए हैं और उसके साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बात कर रहे हैं। तो एक सरकार को ये समझ में बात आ रही है कि जो एंगर है जमीन पे, छात्रों का एंगर है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, मिडिल क्लास का एंगर है, वो सब कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ उनकी पॉपुलैरिटी को इम्पैक्ट कर रही है, और जिसका के रिफ्लेक्शन आपको मोहन भागवत के भाषण में मिला, कि मोहन भागवत भी सरकार को यही सलाह दे रहे हैं कि आप जो पुराने तरीके हैं उससे थोड़ा सा अपना तरीका बदलिए। और शायद सरकार वो तरीका बदलते हुए एक हफ्ते में दिख रही है, भले वो ऑप्टिक्स के लिए ही कही सही, कि सरकार हो सकता है कि जो एक्चुअल उनका इरादा, इंटेंशन कुछ और हो, लेकिन ऑप्टिक्स में सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम बिल को बुलडोज नहीं करना चाहते, हम अपोजिशन के साथ डायलॉग करना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए कि आप एफसीआरए का बिल है या फिर डिलिमिटेशन का बिल है, उस पे बार बार किरण रिजिजू अपोजिशन के साथ डायलॉग करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, ताकि कल की तारीख में सरकार ये कह सके कि देखिए जी, हमने तो डायलॉग किया था, लेकिन अपोजिशन अपने एजेंडे पर रिजिड है, वो डाइल्यूट नहीं करना चाहती।
तो सरकार को ये समझ में आ रहा है कि अब 12 साल हो गए, नरेंद्र मोदी की वो वाली पॉपुलैरिटी नहीं है जो 14 में थी, 2019 में थी। सरकार की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे गिर रही है। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो थोड़ी ज्यादा हावी हो रही है। सरकार की जो अपने फीडबैक का तरीका है उसमें भी सरकार की पॉपुलैरिटी गिर रही है। तो सरकार को कोर्स करेक्शन करना होगा। कैसे कोर्स करेक्शन होगा? या तो आप ये दिखे कि सरकार रिसेप्टिव है, सरकार अपोजिशन की बात भी सुनने के लिए तैयार है, छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार है, इसलिए प्रधानमंत्री 12 बजे भी इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं। 13 साल में, 12 साल में पहली बार हुआ कि कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा लिया गया। आरएसएस ने जो उनको सिग्नल दिया कि भाई आप कोर्स करेक्शन कीजिए। अभी थोड़े दिन पहले राजनाथ सिंह के घर पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें आरएसएस ने ये कहा था कि बीजेपी को कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, न केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, सरकार के लेवल पे, उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है, बल्कि जो नैरेटिव जिस तरह से आप कन्वे करते हैं उसमें भी कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। तो अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री और सरकार ऐसा करते हुए दिख रही है, लेकिन दिखना एक अलग बात है और एक्चुअल जो इंटेंशन आपका है, अगर एक्चुअल इंटेंशन के साथ करेंगे तो शायद कुछ फायदा होगा 2029 में या यूपी में। अगर एक्चुअल इंटेंशन आपका वही है और बैड कॉप गुड कॉप वाली स्ट्रैटेजी खेलेंगे तो शायद फिर स्थिति मुश्किल हो जाएगी। जी। बिल्कुल, ये स्थिति तो मुश्किल नज़र आ ही रही है और इसी वजह से वो संसद में आकर सामना नहीं कर पा रहे हैं। शीतल जी, यहाँ पर एक सवाल है कि जितनी देर कर रहे हैं या जिस तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही इनकी नाकामियाँ ज़्यादा सामने आ रही हैं। कि जब उन्होंने छात्रों की माँग नहीं मानी, तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, फिर छात्रों पर पैलेट गन और फायरिंग कर दी गई। बिहार में इतना उनके साथ बुरा सलूक हुआ, उन पर AK-47 से भी गोलियाँ दागी गई और उसके बाद छात्रों को कई तरह से ट्रोल किया गया, उन पे FIR हुई, उनको आतंकवादी, देशद्रोही ये बताया गया और उसके बाद अमित शाह से जब जवाबदेही मांगी जाती है तो वो संसद में नहीं आ रहे। तो क्या लग रहा है एक के बाद एक बहुत सी नाकामियां सरकार की 20 जुलाई के बाद उजागर हुई है, चाहे वो E20 का मामला है या हम देख रहे हैं सड़कों पे, हाईवेज पे बुरा हाल है। ये एक तरह का कोई डोमिनोज इफेक्ट है जो एक के बाद, क्योंकि अब हर जगह से वीडियोस और चीजें दिखाई जा रही हैं, देश भर में लोगों को बोलना आ गया है। सरकार अब इन नाकामियों से डर रही है और अंदर खाने भी उनकी खींचतान है। बीजेपी अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। आप क्या कहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह की प्रतिक्रिया समाज से आई है वो इसके पहले कभी नहीं आई। बहुत सारी चीज़ों पर असहमति थी समाज में, लेकिन वो इस तरह से इस बड़े पैमाने पर उसको सर्व स्वीकृति नहीं थी कि केरल से लेके और कश्मीर तक सारे युवा बच्चे ये सब एक तरह की प्रतिक्रिया करने लगे। सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जो कम्युनिकेशन का एरिया है उसमें ये सरकार और इसका जो निजाम और इसके जो ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे सांगठनिक और असंगठनिक भी, उन सब का बड़ा कब्जा था। मीडिया तो उनके साथ था ही, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका बहुत बड़ी फौज थी। उनका अपना IT सेल बहुत बड़ा है और वो जितने लोगों को हायर कर सकते थे देश भर में, वो मैक्सिमम लोग उनके हायर्ड थे। इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी रेगुलर हायर करते रहते थे। तो उससे क्या था कि वो बहुत बड़े हिस्से में समाज के जो बात वो कहना चाहते थे उसको न सिर्फ पहुंचा लेते थे, लोगों से मनवाए हुए थे। और दूसरे वो समाज में जो बंटवारे का फायदा है, जो हमारे समाज में पहले से फॉल्ट लाइंस हैं, जिसमें से एक चीज को वो काफी ग्रो कर चुके थे, मुसलमानों के प्रति नफरत, और वो जो बाद में सिखों और ईसाइयों तक भी चली जाती है और दूसरे अल्पसंख्यक होते हैं। वो नफरत जो है उनकी राजनीति की कुंजी है हर जगह। उसको जितने सांस्थानिक हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्वायत्त और अन्य, उनकी जो जिम्मेदारियां थी उनको उन्होंने मैनेज कर लिया था। चुनाव आयोग चुनाव में उनके इस तरह के प्रचार वगैरह पर कोई कार्रवाई नहीं करता था। कोर्ट्स वगैरह में जाने पे भी कोई रेमेडी नहीं मिल रही थी। ये सब चीजें उनके अनुकूल थी और वो इसी लाइन पे चल रहे थे। शुरुआत में इस आंदोलन से भी वो उसी तरह से पेश आए। उन्हें पहले तो उम्मीद नहीं थी कितने लोग उसमें शामिल हो रहे होंगे। हम लोगों को भी बहुत नहीं पता था, लेकिन पता लगा कि इतने बड़े पैमाने पर बच्चों में एकजुटता भी है, गुस्सा भी है। और इसका नतीजा ये हुआ कि घरों घरों में, यहाँ तक कि बीजेपी के लोगों के घरों में से बच्चों ने विद्रोह कर दिया। हमने देखा कि एक मंत्री के घर की लड़की आ गई और MLA MP के तो बहुतों के यहाँ, बहुत से मेरे मित्र हैं जो राइट विंग, मैं उन्हें कह सकता हूँ, उनके घरों से बातचीत आई कि उनकी पत्नियां या उनके बच्चे खाना वाना भिजवा रहे हैं। और सारे देश में इस तरह का समर्थन उनको और सारी दुनिया में मिलने लगा।
ये आंदोलन एकाएक सारी दुनिया में सब जगह प्रदर्शन होने लगे और ये असाधारण प्रतिक्रिया थी समाज की, जो इस सरकार को इससे पहले कभी नहीं। तो इससे लोग डर गए। ये खासकर ये दो लोग, मोदी जी तो कभी ऐसी किसी चीज में सामने आते नहीं जिसमें कोई चीज उनके खिलाफ हो, नकारात्मक कोई भी चीज सामने से नहीं लेते, उसके लिए वो किसी को प्रस्तुत कर देते हैं। कभी राजनाथ सिंह, कभी अमित शाह आया करते थे। अब की बार अमित शाह ही निशाने पर थे इनके बाद, क्योंकि सारी चीजें लोकली जो कंट्रोल करना, मैनेज करना, निर्धारित करना वो अमित शाह करते हैं। वो विदेश में और देश की बड़ी बड़ी चीजें, घोषणाएं, उद्घाटन, ये सब प्रधानमंत्री जी के जिम्मे रहता है। फिर अमित शाह जी और उनके आसपास के लोग उनको मतलब सक्सेसर भी समझते हैं कि मोदी जी जब भी अगर बैटन छोड़ेंगे तो अमित शाह जी के पल्ले पड़ेगा। ये दोनों चीजें इस बार की लड़ाई में आमने सामने आ गई कि अमित शाह जी भी आएंगे, जब भी आएंगे संसद में, चाहे जिस पता नहीं विपक्ष कैसे उनसे तय करेगा, लेकिन उनके खिलाफ नारे वारे तो लगेंगे। और बहुत सारा जो माहौल बना है, अब उनके इस्तीफे की मांग इस समय देश में हर जगह। कल वहां भी मतलब इलाहाबाद में भी जो हुआ, बहुत नारे इनके मामले में लगे। तो ये जो सिचुएशन है, इससे वो भी बचना चाहते हैं, लेकिन वो चीज हाथ से निकल गई लगती है। वो तो सब होगा, और विपक्ष जो है कितना भी आप समझाइए बुझाइए, ये चीज हाथ से जाने नहीं देगा। ये जो वातावरण है जो इसके खिलाफ हो गया है उत्तर प्रदेश में, इस तरह से है कि जो हिंदुत्व वाली भीड़ है उसमें भी मोदी जी कमजोर हो गए हैं, शाह जी कमजोर हो गए हैं, योगी जी उसमें हैं। योगी जी की स्वीकृति बढ़ी है उस हिस्से में जो हिंदुत्ववादी सोच समझ वाला है, वैसी बातें करता है, राजनीति में उसका वो चाहता समझता है। दूसरे जो अतिरंजना वाले लोग हैं, अतिवादी हैं, जो ऐसी मांगे करते हैं जो फैसिस्ट किस्म की हैं, उनको भी योगी जी में अपना नेतृत्व नजर आता है। तो ये और नुकसान हो रहा है कि जो इनका अंदरूनी सत्ता संघर्ष है उसमें एक नया ध्रुव खड़ा हो रहा है, और शायद उसी का मुकाबला करने के लिए आजकल हम देख रहे हैं कि जो गवर्नर है हमारी, जो गुजरात से आती हैं, वहां मुख्यमंत्री रही हैं और मोदी जी के करीब हैं, वो इन दिनों उनके कई बयान ऐसे आए जिसमें योगी जी की अपरोक्ष आलोचना छुपी हुई है। गोरखपुर में जाके उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रबंधन की गड़बड़ियों के बारे में खुलेआम मंच से ये बताते हुए कि ये मुख्यमंत्री जी का जिला है, उसकी आलोचना की। और अन्य भी इसके अलावा वो 2-3 बयान ऐसे दे चुकी हैं जिसको लेके बहुत स्पेकुलेशन चल रहा है। तो एक ये भी ऐसा होता ही है, जब कोई कमजोरी की हालत होती है तो अंतर विरोध जो पहले दबे हुए। जुड़ा एक सवाल आपको टोकूंगी, इसी से जुड़ा सवाल आप अगर जोड़ दे, क्या आप देख रहे हैं बीजेपी में क्या दो फाड़ हो सकता है, नेतृत्व का संकट है? क्या इस नेतृत्व के साथ संघ चाहेगा कि वो अगले चुनावों में जाएं? और आप जैसे बता रहे हैं कि योगी को लेकर एक स्वीकार्यता बढ़ी है, अभी देखा कि नितिन नवीन से वो मिल रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री की बुलाहट पर दिल्ली आए हैं, कुछ परिवर्तन दिख रहा है कि ये चेहरे तो नहीं रहेंगे नेतृत्व में, ऐसा दिखता है आपको? और बीजेपी में दो फाड़ होने की संभावना? नहीं, बीजेपी अभी जो बची थी इस पे तो इन लोगों का नियंत्रण ऐसा था कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई साहसी आदमी दिख नहीं रहा है जो दो फाड़ करे, जो वीपी सिंह बने इसमें से, ऐसा कोई है नहीं। वो चीजें उन्होंने खत्म कर ली थी काफी हद तक। तो वो तो अभी तुरंत ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ भी राजनीति में ऐसा नहीं होता। हम लोग जो सोचते समझते हैं वो आखिरी नहीं होता। कुछ भी ऐसा घट सकता है जो हम नहीं सोचते समझते, जिसको हमारी परिधि, ज्ञान की, नॉलेज की और उसकी स्पेकुलेशन की परिधि से बाहर भी बहुत चीजें घट जाती हैं। तो लेकिन ये मानना तो बिल्कुल, इसके मानने के सारे कारण हैं कि सरकार बहुत दबाव में है और आरएसएस को मैदान में उतरना पड़ा है। आरएसएस मैदान में उतर के भी उसमें कोई सफल हो सकी हो ऐसी कोई बात नहीं लगती, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चों ने, चूंकि वो तो लाई गई भीड़ थी, सिलेक्टेड लोग थे, गिफ्टेड लोग थे, उसमें से भी निकले हुए बहुत से जनजी के बच्चों ने सरकार मतलब के कार्यक्रम की आलोचना की है, और वो उन्होंने हॉलरनेस उसकी जो है एक्सपोज कर दी है। ज्यादातर उसमें ताली बजाने वाले थे, वो तो उन्होंने ताली बजाई, लेकिन जो कुछ सवाल करने वाले थे उनके सवाल वैसे ही हैं जैसे सवाल इस समय सब जगह गूंज रहे हैं। ये परिस्थिति जो है ये असाधारण है भारत में। इनके जमाने में ऐसी परिस्थिति पहली बार ये उभर के आई है। देखते हैं कैसे अनफोल्ड होती है, कैसे आने वाले 4 दिन जो हाउस में हैं ये कैसे बीतते हैं, और उसके बाद सड़कों पर क्या क्या होता है। कुल मिला के पत्रकारिता के लिहाज से हम लोगों के लिए बड़ा रोचक समय है, बहुत इंफॉर्मेटिव समय है।
बिल्कुल, बिल्कुल। शंकर जी, ये बात भी हमको माननी ही पड़ेगी कि पिछले बीते कुछ सालों में पार्लियामेंट में अब जो विपक्ष की भूमिका है वो काफ़ी बदल गई है। एक रोल रिवर्सल की भूमिका में आ गए हैं। मुझे लगता है कि पहले जो सत्ता पक्ष की ओर से सारा नैरेटिव सेट किया जाता था, जिस आत्मविश्वास के साथ जो ट्रेज़री बेंचेस के लोग बैठा करते थे और वहाँ से वो नैरेटिव गढ़ा करते थे, चाहे निशिकांत दुबे हैं, चाहे और नेता हैं, चाहे मोदी जी हैं या अमित शाह हैं। आज देख रहे हैं कि सारा नैरेटिव जो है विपक्ष की ओर से सेट हो रहा है। किरण रिजिजू को भेजा जा रहा है राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से मिलने के लिए कि भाई बिल ये पास करवा दीजिए, मान जाइए। वो अपनी जिद अड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी व्हिप जारी करती है, उसके बाद देख देख कर बीजेपी भी अपना व्हिप जारी कर देती है। तो आज ही मतलब कि कल देख रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इनके बहुत सारे बिल हैं, हम उन पे एग्री नहीं करते हैं, हम उनको पास नहीं होने देंगे। तो विपक्ष बहुत आक्रामक मुद्रा में इस वक्त है और जेनजी का सपोर्ट पीछे से है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सरकार को फंसाने वाला है। क्या लग रहा है कि जो ये पूरा एक बना हुआ है पिक्चर पार्लियामेंट में सरकार के लिए अपनी साख बचाना कितना मुश्किल है, और अमित शाह खास तौर पर कैसे अपना बचाव कर पाएंगे, क्योंकि उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा ऐसी तो बहुत संभावना है। देखिए अंशु, इस समय दो तरह की चीजें चल रही है पूरे भारत की पॉलिटिक्स में। उसको आप समझिए कि जिसको कहते हैं ब्रॉडर पिक्चर क्या है, बड़ी पिक्चर क्या है। बड़ा पिक्चर ये है कि एक तरफ छात्रों का आक्रोश है, यंगर जनरेशन का आक्रोश है। हो सकता है कि उसमें एक साइजेबल संख्या मिडिल क्लास भी हो, जो कि जिस मिडिल क्लास ने नरेंद्र मोदी को 2014 में दिल्ली की गद्दी तक लाया था, जिसका कि रिफ्लेक्शन हमें बांकीपुर में दिखा कि वो मिडिल क्लास जो बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक है, उसमें भी एक फटीग आ रहा है, या फिर वो डिसइल्यूजमेंट उसमें आ रहा, उदासीनता आ रहा है कि ठीक है जी, हो गया, हम वोट देने क्यों जाएं। उसको एक नया ग्रामर चाहिए, उसको एक नया मुहावरा चाहिए, जो मुहावरा नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश के सामने रखा था, जो आज की तारीख में प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो एक तरफ चैलेंज ये है कि जो गुस्सा, रिजेंटमेंट या सरकार के प्रति जो फटीग है, उसको सरकार कैसे कंटेन करे। विपक्ष के पास ये चैलेंज है कि वो जो गुस्सा है, वो जो एंगर है, उसको कैसे चैनलाइज करके वोट बैंक में ट्रांसलेट करे। कि अगर विपक्ष इस गुस्से के बाद, इस एंगर के बाद, इस फटीग के बाद भी उसको चैनलाइज करके वोट बैंक में टर्नआउट में तब्दील नहीं कर पाता, तो शायद ये सबसे बड़ी खामी होगी। सब लोग कहेंगे कि राहुल गांधी या विपक्ष जो है वो उसको कैश नहीं कर पाया। अब देखिए कि सरकार के पास जो इस समय एजेंडा है, या अमित शाह क्या सोच रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं। अमित शाह की जो पूरी प्लानिंग है, वो प्लानिंग इस समय, ये सब तो ठीक है कि विपक्ष का आंदोलन चल रहा है, छात्रों की गूंज चल रही है। अमित शाह के बारे में कहते हैं ना कि वो आगे सोचते हैं, समय से आगे सोचते हैं, जो उनको ब्रांड दिया गया है। अमित शाह इस समय दो बिल है उनके पास में। एक एफसीआरए का बिल है, जिसको लेकर क्रिश्चियन कम्युनिटी नाराज है। आने वाले दिनों में आपके गोवा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पे साइजेबल संख्या में क्रिश्चियन कम्युनिटी है। अगर आप इस बिल को बुलडोज करेंगे, तो आपका जो वोट बैंक है वो वहां पे इम्पैक्ट होगा। या फिर जिस क्रिश्चियन आउटरीच के लिए प्रधानमंत्री इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने केरल के विधानसभा चुनाव में भी किया, अमित शाह ने अभी भी क्रिश्चियन लीडरशिप से मुलाकात की, तो वो इम्पैक्ट हो सकता है आपका उन दोनों राज्यों में। सवाल यह है कि क्या इस बिल के जरिए, जिस तरह की पीछे की कहानी है कि क्या डीएमके के साथ में जो बातचीत चल रही है, अमित शाह ने डीएमके को ये फार्मूला दिया है कि भाई ठीक है, इस बिल को हम थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर देते हैं, आप हमें सपोर्ट कर दीजिए डिलिमिटेशन पे, ताकि इस बिल पे हम डाइल्यूट करके इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज देंगे, सेलेक्ट कमेटी के पास भेज देंगे, या इसमें जो कुछ प्रोविजन है जो काफी जिसको कहते हैं कि उससे सिविल सोसाइटी के जो भी वैसे हेल्थ केयर में काम किए हुए हैं, जो उनके इंस्टीट्यूशन है, जिसपे कल की तारीख में सरकार का कब्जा हो जाएगा, उसमें कुछ सरकार डाइल्यूट कर सकती है अगर डीएमके राजी हो गई, या कुछ और पार्टियां जो वाईएसआर की कांग्रेस है, वो जो क्रिश्चियन वोट बैंक वहां पे काफी क्रूशियल है। तो अमित शाह का जो एजेंडा है कि असली जो एजेंडा है डिलिमिटेशन बिल को पारित कराना आज न कल, ताकि जो ज्योग्राफी है कंस्टिट्यूएंसी की, वो अपने हिसाब से
चेंज करके एक तरह से 2029 की जो कहानी है उसको डेड डील किया जाए, डील कर लिया जाए कि कंस्टिट्यूएंसी अपने हिसाब से जब बनेगी तो वहां से आप देखिए कि गोरखपुर में अगर मुसलमानों की आबादी एक कंस्टिट्यूएंसी में, उस आबादी को दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में जोड़ दिया जाएगा, अपने हिसाब से फेवरेबल कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम उसमें सिर्फ एक ही है कि अगर मिडिल क्लास, अगर सामान्य जनता का भी अगर फटीग हो रहा है मोदी सरकार से, तो अपने हिसाब से भी अगर कंस्टिट्यूएंसी आप बना लेंगे और जनता आपसे ऊब रही है या आपकी जो प्रोग्राम है, आपकी जो पॉपुलैरिटी है, आपके जो स्लोगन है, उसमें अब उसको विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, तो अपने हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी बनाने के बाद भी वो रिस्क रहेगा कि जनता आपको वोट नहीं करेगी या कम अनुपात में करेगी। तो रिस्क इस समय प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए काफी बड़ा है कि एक तो कैसे कोर्स करेक्शन करें अपने नैरेटिव में, अपने प्रोग्राम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन, सरकार के लेवल पे आप जिसको कहते हैं कि कामराज प्लान लाएं या कौन सा प्लान लाएं जिससे कि सरकार दिखे कि वो जनता की बात सुनती है। और दूसरा कि आप जिस डिलिमिटेशन बिल की बात कर रहे हैं उस बिल को एक तरह से आप बुलडोज ना करें, उसमें भी लोगों को एकोमोडेट करके उनकी बात सुन के ये बिल लाए। वैसे तो बशर्ते ये बिल लाए ही ना, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के अंदर भी वॉइसेस हैं। आरएसएस के एक प्रमुख नेता का ये कहना था कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, यानी कि आप अगले 10 साल के लिए और डिलिमिटेशन को टाल देंगे तो फिर तो एक तरफ एक कंस्टिट्यूएंसी की जनसंख्या बढ़े जा रही है, एक 20 लाख की 25 लाख की कंस्टिट्यूएंसी हो गई, दूसरी कंस्टिट्यूएंसी 5 लाख की है, तो आप उन लोगों के साथ न्याय कब करेंगे? यानी कि पहले से ही डिलिमिटेशन के आधार पे कंस्टिट्यूएंसी इतना हम डिले हो चुके, तो इसलिए आरएसएस और बीजेपी में भी जो सीनियर लीडरशिप है, जो पुराने लीडरशिप है, वो इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन आज की तारीख में सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह के सामने बोले कौन, जिसको कहते हैं ना कि घंटी कौन बांधे, और वो घंटी बांधने की स्थिति क्या है आरएसएस की, है कि वो घंटी बांध सकती है? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। नहीं, सवाल तो आप पूछे जा रहे हैं। आरएसएस ने भी जो भी है एक तरह से जेनजी से संवाद तो किया और कहा कि इनके साथ गलत हो रहा है, ठीक होना चाहिए, और बात बहुत कही। वहां से कहा गया कि नेता वो नहीं होता है जो भाषण देता रहे, नेता वो होता है जो पर्दे के पीछे से काम करे। तो बहुत सारी बातें वहां से भी कही गई और कई नेता कह भी रहे हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि भाई एथेनॉल में लाने का जो फैसला था वो मेरा नहीं था, और भी नेता है लगता है कि वो सामने आएंगे। लेकिन बड़ी बात आपने जो यहाँ पर कही है कि वास्तविकता से ये सरकार इनकार कर रही है और वास्तविकता को एड्रेस नहीं कर रही है जो लोग चाहते हैं, और राहुल गांधी उसी वास्तविकता को जोर दे देकर बता रहे हैं। शीतल जी, यही मैं आपसे पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी जिस तरीके से वास्तविकता का रोज उधेड़ उधेड़ कर जनता को बताते हैं, जब वो आए छात्रों के सामने तो उन्होंने 3 शब्दों से ही पूरी कहानी खोल दी कि कैसे इनका याराना पूंजीवाद काम कर रहा है, कैसे इनकी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी काम कर रही है, कैसे इनका डिस्पोटिक तरीका है। वो 3 शब्द काफी थे, आपका दर्द, आपका डाटा और दौलत उनकी। वो साफ बताने में सक्षम था अपने आप में कि भाई 1000 छात्र है, उनमें से मुश्किल से 12 को ही परमानेंट नौकरी मिल सकती है, और पीएसयू का हाल ये कर दिया है कि वो तो दिखाई देते, सभी ने देखा कि 2014 में अगर 14 लाख नौकरी मिल रही थी तो 24 में वो घटकर 7 लाख हो जा रही है। मतलब जनसंख्या तो आपकी बढ़ रही है, आप अपने जो कहा है युवाओं का जो आपके पास जनसंख्या का डिविडेंड है उसका आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी की दर है लगभग 12% इस वक्त है। मैन्युफैक्चरिंग में हाल ऐसा है कि वो सबसे नीचे पहुंच गया है। अगर हम चीन जैसे देशों से अगर तुलना करें तो हम कहीं नहीं है। एआई हमारी नौकरियां लूट लेगा, ये सब राहुल गांधी रोज बता रहे हैं। लेकिन वही सवाल, ये वास्तविकता को क्यों नहीं मान रहे हैं? ये वास्तविक जो चीजें हैं उनका सोल्यूशन ना देके रील बनाते हैं, वही नैरेटिव फैलाते हैं, उसी तरह का हिंदू मुस्लिम डिवीजन करते हैं जो लोग बाय नहीं कर रही है थ्योरी। अब जो बच्चे या जो लोग 2029 में वोट देंगे उन्होंने तो इन्हीं का शासनकाल देखा है, उनके पास कांग्रेस से कंपेयर करने की भी चीज नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है ऐसे ये कब तक खींच पाएंगे? क्योंकि ये वास्तविकता को ही स्वीकार नहीं कर रहे, इनको लगता है उसी नैरेटिव को अब लोग बाय नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा? देखिए, पावर में जब भी जो भी जहां होता है, ऐसा तो बहुत कम होता है कि वो उन चीजों को स्वीकार कर ले जो उसकी आलोचना होती है और जिनकी वजह से चीजें खराब हो रही होती हैं। अब ऐसा हो नहीं सकता कि जो बहुत सारे संसाधन अडानी जी को सौंप दिए गए हैं औने पौने ढंग से, जैसी उनकी एलआईसी और सेबी वगैरह से मदद कराई गई है,
जैसे उनके मामलों में ईडी और सीबीआई वगैरह गायब है, सीधे सीधे उनके मामले अंतर्राष्ट्रीय वो पैसा घुमाने के मामले हैं, उस सब के फैक्ट्स बहुत बार बहुत तरह से आए हैं, लेकिन उनको संरक्षण प्राप्त है। उनके संरक्षण में यहाँ तक कि एजेंसियां उनके लिए छापे मारती हैं, लोग जिस कंपनी को उनको खरीदना होता है औने पौने दाम में, उसकी एजेंसियां छापे मारती हैं। एक लिस्ट बाकायदा कांग्रेस ने जारी कर रखी है, वीडियोज हैं, बाद में कंपनियां वो खरीद लेते हैं। तो ये सब जो बहुत सारे अपराध हो चुके हैं, तो क्या इन सब चीजों को सुधार सकती है ये सरकार? नहीं सुधारेगी, नहीं। और अपनी गलती कोई मानता है? नहीं। अभी वो उन तिकड़मों में होंगे कि चुनाव आयोग उनके साथ है, चुनाव आयोग उनके सीधे सीधे सांप्रदायिक दुष्प्रचार पर कभी कोई कार्रवाई नहीं करता, उनके लोगों के बयानों पर रुपया बांटते हैं, खुलेआम नंगा रुपया बांटते हुए लोग पकड़े जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता या टाल मटोल करता है। जैसा उन्होंने संस्थाओं वगैरह के जरिए कर लिया है, जैसा उन्होंने मीडिया गढ़ लिया है, इस सब से वो अभी तक सफल होते रहे थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा जन रोष उनके सामने आ जाएगा। इसने उनके सामने नई परिस्थिति पैदा कर दी है, लेकिन इससे उनके आचरण में एकदम कोई आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। वो कोशिश करेंगे कि इसी में कैसे अपनी तिकड़मों के जरिए चीजों को डाई डाउन कर लें और बाद में फिर से चुनाव जीत लें। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारा देश अब जिन सवालों के सामने आ चुका है, वो सवाल चूंकि हल नहीं किए जा सकते। जैसे करोड़ों लोगों को काल रोजगार नहीं दिया जा सकता। आपकी राष्ट्रीय परिस्थितियां आपके अनुकूल है ना, राष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल है, अर्थव्यवस्था उस लायक है नहीं, एकाएक बल्कि उल्टा होने जा रहा है। एआई की वजह से हमारा जो एक ही इलाका जो सर्विसेज है उसमें 55% के पास हमारी पूरी ताकत है, और वो एआई की वजह से अगले 2 साल में बहुत चुनौती पाने वाला है। उसकी ये सामर्थ्य घटने वाली है काफी बड़ी तादाद में, तो वहां से भी छटनी वटनी शुरू ही हो गई है उन एरियाज में भी। तो जॉब आप देंगे कहाँ? और पर्टिकुलरली उस सेक्शन को जो सेक्शन आपका सपोर्टर रहा है, अपर कास्ट के लोग, व्हाइट कॉलर्ड लोग, ये सब जो आपके लोग थे, अब इनके लिए इनका जीवन, सबके ईएमआई, कार, बंगले, घर, फ्लैट सब फंसने वाली है, क्योंकि ये इनकी नौकरियां इस हिस्से में जाने वाली हैं। मीडिया में जो ये बहुत इनकी चाटुकारिता करने वाली भीड़ थी, इनके सबके यहाँ हिलना डुलना शुरू हो गया है, सबकी बैलेंस शीट पुअर जा रही है। सबसे बड़ा ग्रुप आज तक, और ये सब जो है 82% उसका पिछली तिमाही में गिरा है मुनाफा। तो बस इसके बाद लॉस शुरू होता है। 450 चैनल है हमारे, इसमें से 80% से ज्यादा सरकारी सब्सिडी पे निर्भर है, अपने दम पे कोई रेवेन्यू नहीं जुटा पा रहे हैं। रेवेन्यू शिफ्ट हो रहा है डिजिटल में, डिजिटल है अमेरिका वालों के हाथ में, उसमें आप ज्यादा यही कर सकते हैं कि उनके अफसरों को बुला लें, निशिकांत दुबे टाइप कुछ लोग, और उनके साथ कुछ इधर उधर की हवाबाजी करें। कुछ कर नहीं सकते आप उससे ज्यादा। तो चीजें एक सीमा तक ही आप कर सकते हैं, और इसमें फ्रस्ट्रेशन में आप वो गलतियां कर सकते हैं जो जंतर मंतर पे आपने की, कि बच्चों को लाठियों से पीटा, डराने की कोशिश की, जैसा आप हर मामले में करते हैं, और पहले गन तक चला दी, और अब नतीजा ये कि वो वीडियो आपकी जान पे भारी पड़ गए। वो सफाइयां देना मुश्किल है, और हर फोन में है वो इस समय देश के, और उसको देख देख के वो सारे लोग जो आपके समर्थक भी थे टीवी और व्हाट्सएप से, उनके बच्चों के साथ हो रहा है भाई, और उनके बच्चे घर में झगड़ा कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों किया, ये क्या किया उन्होंने। तो ये सब चीजें अब वो सिर्फ गाजियाबाद में और इधर उधर कुछ फ्रिंज एलिमेंट पाल के मुसलमानों को गाली दे के ठीक नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई बहुत सारे रास्ते हैं इस चीज से उभरने के, और यह इतने शरीफ आदमी है कि ऐसे ही सत्ता छोड़ के चले जाएंगे और देश में डेमोक्रेसी बहाल हो जाएगी। तो ये कन्फ्रंटेशन की ओर चीजें बढ़ रही हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं, और आंदोलन और कन्फ्रंटेशन, और देश भर में ये आंदोलनों का सिलसिला रुकेगा नहीं। एक आखिरी सवाल शंकर जी आपसे करना चाहूंगी, फिर सर आपके पास भी आती हूँ, कि ये तो तमाम चीजें चल रही हैं, केवल संसद में नंबर और आंकड़ों के बल पर ये कब तक चल पाएंगे, जबकि हकीकत में अलोकप्रिय सरकार और अलोकप्रिय नेता हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आज की डेट में कोई सर्वे कराया जाएगा जिसकी एक बानगी जो है वो दतिया और बांकीपुर का चुनाव है, जहां आप अपने भाई नेशनल प्रेसिडेंट की सीट नहीं बचा पाते हैं, तो आपकी लोकप्रियता का ग्राफ और क्या दिखेगा? चुनाव से भी, बाई इलेक्शन से भी दिख रहा है, और वैसे भी जो देश में हालात है, आज सर्वे करा लिया जाए, क्या लगता है ऐसे में जो इनके अलाइज हैं
आखिर अभी अपने दम पे तो नहीं है नंबर, और जो खरीद फरोख्त का ये सिलसिला चला रहे थे उसे भी रोकना पड़ा है। टीएमसी के 3 मुस्लिम सांसद चले गए, उनकी मान्यता पे भी क्वेश्चन है। डीएमके ने कह दिया कि उस पर हम आपके साथ नहीं है। ये नहीं हो सकता कि जो अलाइज हैं, चीजें बदल भी सकती हैं, सरकार अस्थिर भी हो सकती है। आपको क्या लगता है? राजीव गांधी का भी समय था, बहुत बड़े बहुमत की उनके पास सरकार थी, बहुत कुछ उनके साथ भी घटा। जब सरकार अलोकप्रिय हो जाती है, जब बड़े बड़े आरोप लगते हैं, क्या ये नहीं हो सकता है? अंशु, जो भी सरकार में और सत्ता में रहता है और जिसके पास नंबर्स होते हैं, वो अंतिम दम तक ये नहीं समझता कि उसको लगता है पूरे देश में अमन चैन है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी के अगले दिन जो लोग इंदिरा गांधी से मिलने गए, तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि कैसा माहौल है, तो सारे लोगों ने जितने भी उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि देश में बहुत ही अमन चैन है और बहुत सारी ऐसी ज्यादतियां हो रही थी जिसको कि हमने इमरजेंसी लगा के कंट्रोल कर लिया। तो एक रोजी पिक्चर हर एक सरकार को जब सत्ता में होती है दिखाई जाती है, लेकिन इस सरकार का जो फीडबैक का जो मैकेनिज्म है, मुझे लगता है कि शायद इंदिरा गांधी की सरकार से बेहतर है। और इस सरकार को भी जो फीडबैक मिल रहे हैं, आपको जो दिखा कि थोड़े बहुत जो एक्शन अभी आज की तारीख में उन्होंने लिया, उसी फीडबैक से लिया। ये अलग बात है कि जो उनका ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है बीजेपी का सरकार में सत्ता में पहुंचने का, शायद उसमें कोई उस फार्मूले में कोई बहुत परिवर्तन होगा। मुझे नहीं ऐसा लगता कि जो पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, 80 और 20 की जो पॉलिटिक्स है, उसमें अभी भी उनका उतना ही विश्वास है कि आप देखें कि जब राहुल गांधी छात्रों की गूंज कर रहे हैं या झारखंड में छात्र डटे हुए हैं कि किस तरह से एग्जाम के सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए, तो बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बीजेपी को लगता है कि जो पोलराइजेशन है, जो नेशनलिज्म है, बीजेपी, अरुण शौरी एक बात कहते थे ना कि बीजेपी और कांग्रेस में डिफरेंस क्या है, तो बीजेपी है कांग्रेस प्लस काऊ। तो यानी कि जो नेशनलिज्म है वो आपको ऐसी घुट्टी में बांध देता है, वो हिंदुत्व से भी ऊपर की पॉलिटिक्स है। तो इसलिए तिरंगा यात्रा निकल रही है। प्रधानमंत्री आईटी में जो भाषण दे रहे हैं, आप देखेंगे कि आने वाले 4 महीनों में यूपी का जब चुनाव जैसे जैसे अप्रोच करेगा, इतनी सारी अभी साधु संतों का मैं देख रहा था एक स्टोरी की, वो मथुरा में जाकर वहां पे मंदिर बनाने के लिए कॉल देने वाले हैं। वाराणसी में देव दीपावली होगी और ये सब बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे ताकि हिंदुत्व की जो चाशनी है यूपी में फिर से उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, इसमें राहुल गांधी की भी स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए ना, कि अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में चंदा चोरी का जो इशू है उसको भी थोड़ा सा प्रोमिनेंस में लाएं। राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी है, उनको लगता है कि यूथ एंगर जो है वो सबसे इस समय प्राइम एजेंडा है, वो सबसे प्रमुख मुद्दा है, उसके जरिए ही सरकार को कॉर्नर किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी को तब तक आप रिप्लेस नहीं कर सकते या फिर सरकार से हटा नहीं सकते जब तक उनका जो जनजी जनरेशन के जो माता पिता हैं, उनकी जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से आस्था कमजोर नहीं होगी। और वो सबसे बड़ा मुद्दा आपको मिला था चंदा चोरी का, कि यानी कि आरएसएस के ही इकोसिस्टम के लोग उसमें शामिल थे, जो अखिलेश यादव उस पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अपर कास्ट का वोट थोड़ा सा उससे छिटक सकता है, ब्राह्मण अपर कास्ट, जिसको लगेगा कि भाई ये तो बीजेपी के लोग ही चंदा चोरी कर रहे हैं, राम मंदिर इतने हमने मेहनत से बनाई थी, हम ईंटें हमने दान दिया था और ये लोग वहां पे चंदा चोरी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को भी उस पॉलिटिक्स को समझ के उसको सही तरीके से एड्रेस करना चाहिए। और आपके लिए देखिए, जब तक वो 80% से आप वोट नहीं चुराएंगे ना, तो 20% और 25% से आप सत्ता में नहीं आ सकते। आपको 80% का जो फेथ है उसको गेन करना होगा। शायद राहुल गांधी को ये समझना होगा। जी, शीतल जी, आपसे भी मैं एक आखिरी टिप्पणी ये चाहूंगी कि जो ये सारी चीजें चल रही हैं, वास्तविकता से ये भाग रहे हैं, क्या आज या कल जब भी संसद में आते हैं अमित शाह, आना उनको होगा, जवाब देना होगा, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं और लोग इस चीज के लिए दबाव निरंतर बना रहे हैं। तो वो क्या बोलेंगे और क्या अपना जवाब देंगे, क्योंकि निरंतर ये सरकार गलतियां कर रही है। जैसे भी जवाब दे रही है वो आग में घी डालने का ही काम कर रहा है, उनके लिए नेगेटिव ही जा रहा है। क्या लग रहा है कि कहीं कोई सेंस इनको प्रवेल करेगी, क्योंकि इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं, गुस्सा इतना ज्यादा है कि केवल नंबर के ही दम पर भी अगर चीजों के करेंगे तो ये अब सारी चीजें साफ दिख रही हैं। अब इनके लिए क्या रास्ता देखते हैं? और जिस तरह से बता रहे अमित शाह,
आपको क्या लगता है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है और ये सरकार कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी? आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, संसद में आएंगे तो बहुत बड़ा नंबर उनके फेवर में अब है। जो नई परिस्थितियां हैं उसमें बहुत सारी चीजें, पूरी तृणमूल कांग्रेस उनमें समा गई है, डीएमके भी डामाडोल है। तो एक्चुअली संसद में तो विपक्ष के पास चेहरे हैं, नंबर नहीं है। और अमित शाह बहुत ही प्रिपेयर्ड आते हैं। और वो मतलब हाउस में उनके पास पीछे मेज थपथपाने वाली बहुत बड़ी भीड़ है और वो ऑर्गेनाइज ढंग से आते हैं। संसद का सीन वो बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन उससे सड़क का सीन बदल जाएगा ये मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि सड़क के सीन की डिमांड अलग है और जरूरत अलग है उसकी। वो बच्चा जो 3 व्हीलर चला के इलाहाबाद में अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसको इससे कि वो क्या वहां मैन्यूवरिंग करते हैं, मेज कौन थपथपाता है, कौन क्या बोला, ये उसके लिए बिल्कुल बहुत ही मटेरियल है। उसके लिए मटेरियल ये है कि क्या उसको नौकरी मिलने की कोई संभावना है इस दौर में। इसका जवाब तो उसमें मिलेगा नहीं उसे। तो वो जो चीज है, वो जब तक जवाब नहीं होगा, चुनाव तो बहुत चीजें उसमें फैक्टर करती हैं, बाय इलेक्शन से ही नहीं होता। जैसे अभी इलेक्शंस होंगे, उसमें लूटमार होगी, बहुत तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव लूटमार है, पैसा बंटेगा। ये सरकारी पैसा जो है हर चुनाव में राज्यों में महिलाओं के लिए एक स्कीम चला के उनको दे दिया जाता है, तो यूपी में नहीं बटेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। यहाँ भी कुछ हो जाएगा, 10,000 15,000 औरतों के अकाउंट में एकाएक आ गया तो हो सकता है चुनाव जीत ले, और मुसलमानों को गाली देके ध्रुवीकरण करके जिस पे चुनाव आयोग उधर देखता रहेगा, कुछ एक्शन नहीं लेगा, किसी कोर्ट्स में जाएंगे तो वहां भी कुछ नहीं होगा, तो वो फिर चुनाव जीत लेंगे, ऐसा तो कुछ हो सकता है। लेकिन सड़कें हार चुके हैं वो, और अब देश में सड़कें जो है वो गर्म हो चुकी हैं। तो वो जैसे अभी बिहार जीते थे, अभी बंगाल जीत के आए थे, लेकिन ये बाई इलेक्शंस में इस तरह से हुआ, रिएक्शन हुआ। तो अब मुझे लगता है कि एक आंदोलन का वातावरण बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो बेसिक्स हैं उनका हल दे पाने में अभी जो कुछ भी उनके पास संसाधन है वो संभव नहीं है। और जो भी वो गिमिक्स वो करेंगे, मैं सोशल मीडिया कंटेंट से देख रहा हूं कि चाहे वो भागवत जी का प्रोग्राम हो, चाहे मोदी जी की अपनी सफाइयां हो, मोदी जी का आईआईटी में अभी भाषण हो, लेकिन आप उसके खिलाफ जो सामग्री बच्चे डाल रहे हैं, आईटी सेल वगैरह का पता नहीं है कहीं, मतलब कोई मुकाबला नहीं हो पा रहा। मान लीजिए वो 1200 मीम बना रहे हैं तो 12,000 मीम उनके खिलाफ पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी फौज से वो, जो इस देश की एक और भी तो उनकी समस्या है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग ये रील और मीम बना के जिंदा है, जिसमें से 10 लाख से ज्यादा लोग मोनेटाइज कर चुके हैं अपने उसको, उनकी आय का साधन है ये सब करना। तो इसमें वो भी जुड़ गया है, वो भी एक फैक्टर है। वो सब लोग इस समय एक धारा में चल रहे हैं, क्योंकि वही धारा चल रही है। दर्शक जो मिल रहे हैं, क्योंकि समाज की सड़क के आंदोलनों से ये होता है, एक धारा बनने लगती है। तो लोग अब उनको, मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े चैनलों का यूट्यूब पर, एक दिन मैं देख रहा था कि आज तक जो सबसे बड़ा है उसको करीब 73,000 लोग, कोई मेजर शाम की डिबेट का प्रोग्राम था जो काफी उनका हिट रहता है, 73,000 उसमें लाइव थे। अब तो सबको डिजिटल पे आना पड़ता है। और एक हमारे वो मित्र हैं दीपक शर्मा, उनके 83,000 लोग लाइव देख रहे थे। तो ये, हाँ, ये हमारे प्रोग्राम करते हैं, हमारे फील्ड में जाके कई मित्र हमारे ऐसे हैं जिनकी व्यूवरशिप मैं देखता हूं कि उनसे सबसे नंबर 1 है, और ये बहुत तेजी से गिर रहा है। आजकल बहुत सारे चैनलों के प्रोग्राम्स की व्यूवरशिप बहुत नीचे चली गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे, और दूसरों के बहुत साधारण चीजें बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो लोगों का धीरे धीरे मीडिया का विश्वास तो बहुत हद तक चला जाना, इस आंदोलन में तो भाई मीडिया पूरा दूसरी तरफ से ला रहा था, लेकिन उसके रिपोर्टर के लिए वहां जाके रिपोर्ट करना मुश्किल था, और ये जो ख्याति नाम एंकर्स हैं, ये तो खैर कहीं अब जा ही नहीं सकते। तो ये समाज में बड़ी कठिनाई एक दूसरी तरह से पैदा हो रही है कि इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, इनके जो औजार है उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, और रातों रात वो सिवाय इसके कि मेटा के अफसर को बुला के डांट लें और कोई बड़ा जादू नहीं किया, कुछ वीडियोस हटवा लें, कुछ वीडियो पे वो कर दें, कुछ अकाउंट्स बंद करा लें, इस तरह की गिमिक्स ही कर सकते हैं। अब इस बाढ़ को रोक पाना मुझे नहीं लग रहा।
बिल्कुल सही कहा सर। अब एक बाढ़ की तरह हो गया, उसको रोका नहीं जा सकता। हमने बिल्कुल देखा कि छात्रों की गूंज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक छात्र जिस तरह से कह रहा था कि हम लोग विरोध में कुछ कहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम पर एफआईआर करवा दी जाती है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। उसने चीख कर कहा कि मुझे पता है, उसने कहा आप करवा दीजिए एफआईआर, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं और अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे और अपना हक मांगेंगे। तो ये मिजाज बदल चुका है। यानी संसद में आपने जो कहा, जो मनूवर कर लें, जो मैनेज कर ले, लेकिन बाहर सड़क में जो लोग हैं वो फिर संसद कूच कर सकते हैं। 20 जुलाई को उन्होंने एक बार संसद कूच किया था, तो दूसरी बार भी कूच कर सकते हैं और मौका बार बार नहीं मिलता है। जो सत्ता में है, जो शासन में है, कम से कम इतिहास से समझ ले कि एक इमरजेंसी का दौर भी था जब उन्होंने भी ऐसा किया था, तो उन्हें जाना पड़ा था। तो कम से कम इतिहास से तो सीख लीजिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथी दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।